तो आज जो है देखेंगे किसके में बारे में, गुल्म रोग के बारे में। ठीक है, तो जो ये गुल्म रोग है इसके बारे में हम देखेंगे। तो ये आपका जो चैप्टर 8 और 9 आगे आएगा वो 2 मार्क का ही है, यानी कि यहाँ से क्या आएगा, MCQ आएगा। तो आपको ज़्यादा यहाँ पे माथापच्ची कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। जो छोटी छोटी चीज़ें होंगी जो MCQ में आ सकती है वो हम यहाँ पे देखेंगे। अब गुल्म रोग आप पढ़ के आ ही चुके हो, आपने निदान स्थान में गुल्म के बारे में पढ़ा है। उसके अलावा जो है आपने कहाँ पढ़ा है, चिकित्सा स्थान में आप गुल्म के बारे में पढ़ के आ चुके हो। तो सबसे पहले हमें गुल्म से क्या समझ आता है, एक वायु का गोला होता है। जो वायु का गोला क्या होता है, एक अपनी लंप जैसी आकृति बना लेता है हमारे उदर प्रदेश में। तो वही गुल्म के बारे में बोला है कि महत्वपूर्ण कोष्ठगत रोगों में से एक है। वायु प्रकुपित होती है और प्रकुपित होकर क्या करती है, अन्य दोषों के साथ उदर में एक गोलाकार ग्रंथि या झुंड जैसी आकृति ये बनाती है। अब हम बात करेंगे इसकी निरुक्ति के बारे में। तो निरुक्ति अगर हम देखेंगे गुल्म, ठीक है, इसका पहला मेन रीज़न कि गुल्म वात के बिना नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। पहला रीज़न, गुल्म वात के बिना नहीं होता है, गुल्म में कभी भी पाक नहीं होता है, ये दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है। तो बिना वात के गुल्म नहीं होगा, पहली बात हो गई। अब ये जो गुल्म जैसी चीज़ होती है ये हमें दिखाई नहीं देती है, कैसे पता चलेगा कि गुल्म है, पता चलता है कभी देखा है, पेशेंट नहीं देखा होगा। जैसे रूट्स जो है वो भूमि के अंदर छिपी हुई है, तो रूट्स जब भूमि के अंदर छिपी हुई है वैसे ही गुल्म कैसा है, छुपा हुआ है। तो उसके लिए क्या बोला गया है, गूढ़ मूलोदया अपि। देन विशालत्वात्, और एक कैसा होता है, विशाल होता है, तो इसलिए से क्या बोलते हैं, गुल्म बोलते हैं। तो क्या हुआ, गुप्पित अनिल मूलत्वाद, यानी कि वायु कुपित वायु के कारण होता है। गूढ़ मूलोदया अपि, यानी कि गूढ़ मूल होता है, छिपा हुआ होता है और विशाल होता है। तो डेफिनेशन, जो हमारी हृदय है और बस्ती है, यानी कि जो हमारा हार्ट वाला रीजन है और जो हमारा ब्लैडर वाला रीजन है, उन दोनों के बीच में हमारा स्टमक उदर प्रदेश आया। वहाँ जो पिंड रूप आकृति होती है वो क्या होती है, गुल्म होती है। और कैसी होती है, या तो संचारी, या तो मूवमेंट करने वाली होती है या स्थिर होती है। तो या तो मूवमेंट करेगी या क्या होगी, स्थिर होती है। देन चय अपचय, या तो घटती बढ़ती रहती है और गोल आकृति की होती है। तो आपको क्या याद रखना है, ये आपको याद रखना है। स्थान कहाँ होता है गुल्म का, MCQ में आपसे पूछ लेगा, हृदय और बस्ती के बीच में होता है, उदर भाग में। कैसा होता है नेचर में, संचारी या असंचारी, तो दोनों टाइप का होता है। उसके बाद चय अपचय होता है, हाँ होता है। आकृति कैसी होती है, वृत्त होती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 अधिष्ठान ये पूछेगा ही पूछेगा, बस्ती, नाभि, हृदय, दक्षिण पार्श्व और वाम पार्श्व। तो दो तो आपके पार्श्व हैं, बस्ती है यानी कि ब्लैडर, नाभि यानी कि आपका अम्बिलिकस वाला रीजन, हृदय मीन्स जो आपका हार्ट या एपिगैस्ट्रिक वाला रीजन उसने लिया है। ये आपके गुल्म के 5 स्थान है, पता होने चाहिए। निदान ऑब्वियस सी बात है, वातवर्धक निदान हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि बिना वात के हमारा गुल्म होता नहीं है। तो हमने अगर क्या किया, मलमूत्र के वेगों को रोका या फिर ज़्यादा श्राव कर दिया, दोनों चीज़ें होंगी। रोकेंगे तो भी कुपित होगी, ज़्यादा श्राव कर देंगे तो भी कुपित होगा। कोई चोट वगैरह लग गई और रूख चन्नपान वगैरह का, शोक वगैरह आदि का हमने सेवन किया, तो वही वातज निदान होते हैं एज यूजुअल जो चले आ रहे हैं। होगा क्या, निदान सेवन किया, वात कुपित हुई, निदान सेवन किया, कुपित कौन हुआ, वात कुपित हुआ। वात कुपित हुआ, हमारे जो 5 स्थान थे उस 5 स्थान में जाएगा, किस रूप में जाता है, पिंड रूप में जाता है। और क्या करेगा, कफ और पित्त को वहाँ से हटा देगा। जिस स्थान पे जाएगा तो वहाँ से कफ और पित्त को भी हटा देगा, मार्ग को अवरुद्ध कर देती है, और उसकी वजह से क्या होगी, अधोगति हो नहीं पाती है और एक पिंड बन जाता है। और कहाँ शूल उत्पन्न करेगा, जो 5 स्थान हमने बोले हैं, हृदय, नाभि, पार्श्व और बस्ती में शूल उत्पन्न करता है। भेद याद रखने हैं 5, वात, पित्त, कफ और सन्निपात। चौथा पांचवा रक्तज बोला है, और रक्तज गुल्म ओनली फीमेल्स में पाया जाता है, आचार्य ऐसा बोलते हैं। वाग्भट 8 वेद बताता है, तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि आचार्य चरक सुश्रुत के अकॉर्डिंग 5 वेद, वाग्भट के अकॉर्डिंग 8 वेद। 8 वेद में कौन हो जाएगा, द्वंद्वज भी शामिल उसने कर लिया, और रक्तज को क्या बोल दिया, आर्तव दोषज बोल दिया। पूर्व रूप,
पूर्व रूप आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधा उठ के आ सकता है पूर्व रूप। तो पूर्व रूप आपको हर डिजीज़ के एक बार को याद कर ही लेने हैं। तो होता क्या है, पेट की बीमारी है तो सबसे पहले क्या होगा, अग्निमंद होगी। पेट की बीमारी अग्निमंद हो जाएगी। हो क्या रहा था, मलमूत्र का वेग जा नहीं पाएगा, तो मलमूत्र का वेग ठीक से नहीं निकल पाएगा। अब अगर मलमूत्र का वेग नहीं निकल पाएगा तो क्या होने लगेगा, आटोप और कूजन वगैरह होने लगेगा और उद्गार वगैरह आने लगेंगी। और सौइत्य सहता च, ये इसका मेन क्या होता है, पूर्व रूप होता है कि किसी भी चीज़ को क्या करता है, वो सहन नहीं कर पाता है। तो ये वाला पूर्व रूप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सौइत्य सहता। बाकी आप याद कर सकते हो। कैसे याद किया, पेट की बीमारी है, अग्निमंद होगी ही होगी। अग्निमंद हुई तो क्या होगा, आटो पूजन वगैरह होने लगेगा, मलमूत्र अच्छे से नहीं निकल पाएंगे तो उद्गार वगैरह हमें आने लगेगी। सामान्य लक्षण इसके क्या होते हैं, सिंपल सी बात है, अग्निमंद हुई, कफ अपनी जगह से निकल गया तो भोजन में अरुचि आएगी। जो आपको मलमूत्र में रुकावट आ रही थी वो आपको फील होगी ही, आना वगैरह फील होगा। और डकारें आ रही थी तो ऊर्ध्ववात हमें देखने को मिलेगा। गुल्म कैसा होता है, अपाकी। हमने अभी बात की थी गुल्म में पाक नहीं होता है, लेकिन अगर आचार्य चरक की बात करें तो वो बोलता है पित्तज और रक्तज गुल्म में पाक हो सकता है। तो गुल्म में पाक नहीं होता, लेकिन आचार्य चरक बोल देते हैं कि पाक हो सकता है। अब हमने डिफरेंट डिफरेंट गुल्म पढ़े। वातज गुल्म, वातज के जो निदान होते हैं, वही रुक्ष अन्नपान का सेवन किया, वेग धारण किए, शोक वगैरह किया। कोई क्वेश्चन पूछने ऐसा है ही नहीं एमसीक्यू का। होगा क्या, वात कैसा होता है, चंचल नेचर का होता है। तो क्या करेगा, गुल्म एक गोला सा ही तो है, एक आकृति सी है, तो कभी उसको बढ़ाएगा कभी उसको छोड़ेगा, कभी नाभि में मिलेगा, कभी हृदय में मिलेगा, कभी पार्श्व में मिलेगा। तो स्थान विकल्प मिलता है, संस्थान विकल्प मिलता है, यानी कि वेदना भी कभी ज़्यादा होगी कभी क्या होगी, कम होगी। वात के काल में पेन बढ़ेगा, यानी कि जब भोजन जीर्ण हो जाएगा तो पेन क्या होगा, बढ़ेगा। और बाकी वही श्या वरुण वर्ण का मुख कंठशोष वगैरह हो जाएगा। चिकित्सा क्या करनी है, वातनाशक, स्नेहन कर दो, स्वेदन कर दो, भृंगन क्रिया कर दो, ये सारी हम चिकित्सा यहाँ पे कर सकते हैं। पित्तज, सेम पित्तज के निदान होंगे, तीखा खा लिया, तीखा खा लिया, ज़्यादा गर्म खा लिया, विदाही अन्न खा लिया, क्रोध वगैरह अगर हमने ज़्यादा कर लिया। एक याद रखना है, आम अभिघात। तो पित्तज गुल्म का एक निदान क्या हुआ, आम अभिघात हो गया। रुधिर वगैरह की दृष्टि हो गई तो उसकी वजह से पित्तज होता है। तो पित्तज का स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या होता है, स्पर्श असहत्वम, यानी कि वो उसको उस टाइम पे टच भी अच्छा नहीं लगता, उसको पेन होता है। आचार्य चरक बोलता ही है पित्तज में पाक होता है। बाकी नॉर्मल कैरेक्टर आएंगे, ज्वर, तृष्णा वगैरह। पित्तज की चिकित्सा क्या होती है, विरेचन करा दो, रक्तमोक्षण करा दो और तिक्त सर्पी पान करा दो। देन आता है कफज। कफज में हमको पता ही है हम क्या करते हैं, शीत गुरु स्निग्ध आहार का हम सेवन करते हैं, दिवास्वप्न हो गया, शारीरिक चेष्टाएं का अभाव हो गया, ये सारी चीज़ें कफज का निदान हो जाएंगे, आप पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, और क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है, वेदना कम होगी कफ की वजह से, स्थिमितता यानी कि ऐसा चिपचिपासा देखने को मिलेगा, और गुल्म उन्नत और स्थिर मिलता है हमें। कफ की चिकित्सा क्या होती है, लंघन करा दो, वमन विरेचन करा दो, इतना कुछ है नहीं। उसको पिघलाओ, विलयन करने का प्रयास करो और क्षार का प्रयोग कर दो, क्योंकि कफ में हम क्षार अरिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं। सन्निपातज तीनों की वजह से होता है। तो इसमें आपको याद रखना है, अश्मवत उन्नत होता है। पत्थर के समान जब उभरा हुआ दिखाई देगा तो वो हमारा हो जाएगा सन्निपातज। बाकी वही मन शरीर को कष्ट पहुंचाने वाला होता है, रुझा करने वाला, दाह करने वाला होता है। अब आता है मेन आपका रक्तज गुल्म। इसको आप गायनी में भी पढ़ोगे, आप यहाँ भी अच्छे से देख लो, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि एक तो स्पेसिफिक हो गया, इसकी तुलना गर्भ से भी की जा सकती है कि गर्भ का उस टाइम पे क्या हो गया है, श्राव हो गया है। पहले गर्भ धारण किया, देन श्राव हो गया है। निदान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ऋतु काल में अगर कोई भय, वेगता धारण, रुक्ष आहार वगैरह किया, या फिर कोई योनि विकार हो गया, तो योनि विकार हो गया तो इस रक्तज गुल्म होता है। या फिर क्या होता है, ऋतु काल में हमने कोई भी आहार विहार गलत लिया, उसकी वजह से क्या होगा, रक्तज गुल्म होगा। लक्षण क्या देखने को मिलेंगे, जो जो गर्भ के लक्षण होते हैं वो लक्षण देखने को मिलते हैं। फीमेल का जो पेट होता है वो फूला हुआ देखने को मिलेगा, तो फीमेल एक बार को सोचेगी कि वो क्या है, प्रेग्नेंट है इस टाइम पे। लेकिन पता कैसे चलेगा प्रेग्नेंट नहीं है, क्योंकि अगर गर्भ होगा तो स्पंदन होगा, उसकी मूवमेंट फील होगी। लेकिन अगर गुल्म होगा तो उसकी स्पंदन या मूवमेंट फील हमें नहीं होती है। अब हम बात करेंगे, ये डिफरेंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका डिफरेंस, कि रक्तज गुल्म में हमें डिजिट्स फील नहीं होंगी, हाथ पैर फील नहीं होंगे, गर्भ होगा तो फील होगा।
रक्तज गुल्म में स्पंदन नहीं होता है, गर्भ में होता है। ठीक है, अब रक्तज गुल्म क्या करेगा, केवल कुक्षी के अनुसार केवल एक पेट बढ़ा हुआ दिखेगा, जबकि आप गायनी में पढ़ोगे कि जब गर्भ होता है तो वो पहले बढ़ता है, फिर वो ऊपर की तरफ उसका असेंड होता है, देन वापस वो डिसेंट होता है। तो इस तरीके की वृद्धि हमें देखने को मिलेगी। अगर गर्भ होगा तो सिंपल सी बात है, 9वें 10वें बाद उसकी गर्भ का स्राव हो जाएगा, लेकिन अगर गुल्म होगा तो उसका क्या होता है, डिलीवरी नहीं होगी। ऑब्वियस सी बात है, गुल्म की कैसे डिलीवरी होगी। तो इसलिए बोलते हैं कि गुल्म की चिकित्सा भी 10 मास के बाद ही करनी चाहिए। ठीक है, पित्तज गुल्म के समान विधि करते हैं, पलाश क्षार का उपयोग और जब उत्तर बस्ती हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब जनरली हमने देखा था गुल्म में पाक नहीं होता, लेकिन आचार्य चरक बोल रहा है पाक होता है। तो ये 3 अवस्थाएं बताएगा, पहली अपक्व, दूसरी पच्यमान, तीसरी पक्व अवस्था। अपक्व अवस्था जब ज़्यादा कोई सिम्टम आएंगे नहीं, बस कठिनता, गुरुता, विवरणता, ये सारी हमें वहाँ पे देखने को मिलेगी। पच्यमान जब उसका पाक हो रहा है, तो पाक हो रहा है मीन्स पित्त इन्वॉल्वमेंट है, तो दाह, शूल वगैरह, ज्वर वगैरह हमारा आएगा। जब पाक उसका हो गया है तो स्पेसिफिक याद रखना है, बस्तीस निबे, यानी कि वो मशक के जैसा हमें दिखेगा और ऐसे गड्ढा पड़ जाएगा, लाइक पिटिंग एडिमा के जैसा वो देखने को हमें मिलेगा। पक्व हो गया है तो सर्जन है क्या कर दे, उसका शल्य कर्म कर दे। उसके बाद यहाँ पे शूल होता है और आना होता है, ये इसके उपद्रव होते हैं। तो छोटा मोटा आपने चरक में पढ़ाई है गुल्म के बारे में, यहाँ भी आप थोड़ा मोड़ा देख लेना। ठीक है, MCQ आएगा तो आप ऐसे आपका ठीक हो जाएगा।